हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग यूपीपीएससी आरओ एग्जाम 2024 में पूछा सकने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिलेक्टेड प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, आपके एग्जाम्स में जितने भी टॉपिक्स से क्वेश्चंस पूछे जाने हैं, उन सभी टॉपिक्स को कलेक्ट करके ए टू जेड एक एक क्वेश्चन वहाँ एक एक फैक्ट चुन चुन के डाला गया है। इसके अलावा आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए प्रश्नों को भी शामिल किया गया है। साथ में एक्स्ट्रा फैक्ट को पूरी तरह से शामिल करने का प्रयास किया गया है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें, ताकि यूपीपीएससी आरओ के पीटी एग्जाम में आप लोग अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकें। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, उत्तर प्रदेश के आगरा में 10 दिवसीय ताज महोत्सव का उद्घाटन किसने किया। करंट का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल आपके ट्रेंड में है। क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश के आगरा में 10 दिवसीय ताज महोत्सव का उद्घाटन किसने किया। करेक्ट आंसर होगा दोस्तों योगेंद्र उपाध्याय ने। किसने? योगेंद्र उपाध्याय ने। अब यूपी करंट से हमारा क्वेश्चन आया हो दोस्तों, तो इस टॉपिक से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेंगे हम लोग यहीं पे पूरी तरह से कवर करेंगे। यही हमारे प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी है दोस्तों, कि जिस भी टॉपिक्स को हम लोग उठाएंगे उस टॉपिक्स के अधिकांश प्रश्नों को पूरे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ वहीं पे कवर करेंगे। ध्यान दीजिएगा, सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड रखे गए हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, 2023 में उत्तर प्रदेश के कितने उत्पादों को जीआई टैग दिया गया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बारीकी से सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। करेक्ट आंसर होगा दोस्तों 2023 में उत्तर प्रदेश के कितने उत्पादों को जीआई टैग दिया गया, तो 7 उत्पादों को। और वो 7 उत्पाद यानी प्रोडक्ट कौन कौन से हैं हम लोग उनको देखेंगे। देखिएगा दोस्तों, सबसे पहला दोस्तों अमरोहा ढोलक, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों महोबा के गौरा पत्थर हस्तशिल्प। नेक्स्ट मैनपुरी के तारकसी। अगला है संभल का हर्न क्राफ्ट। उसके बाद में है बागपत का होम फर्निशिंग। अगला दोस्तों बाराबंकी का हैंडलूम प्रोडक्ट। और लास्ट है 7वां नंबर कालपी का हैंडमेड पेपर। ये 7 प्रोडक्ट हैं दोस्तों, जिन्हें कि 2023 में जीआई टैग दिया गया है। बारीकी से सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। सारे शहरों के नाम डिस्ट्रिक्ट वाइज याद रखिएगा। क्वेश्चंस कोर्ट में भी दिए सकते हैं, या दोस्तों एनालिसिस करने के लिए यानी कि नहीं बताने के लिए ऑप्शन में भी एक ऐसे क्वेश्चंस डाले जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश की जेलों का नाम बदल कर किया है, तो सुधार गृह रख दिया है। क्या रख दिया है? सुधार गृह। अगला क्वेश्चन है, नोएडा के अमल तास रोड का नया नाम क्या रखा गया है, तो रामनाथ गोयनका मार्ग कर दिया गया। ध्यान रखेंगे, आप लोग जानते हैं बहुत सारे प्लेसों के नाम, ऑर्गेनाइजेशंस के नाम चेंज किए गए हैं, तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बनते हैं हम लोग पूरी तरह से कवर करेंगे। अगला क्या है, यूपी में वन ट्रैप वन ट्री अभियान कब शुरू हुआ है, तो दोस्तों ये 1 जुलाई 2023 से शुरू हुआ है। अगला है हमारा, यूपी का कौन सा विश्वविद्यालय अब 3 विदेशी भाषाओं में पीएचडी कराएगा। ध्यान दीजिएगा, यूपी का कौन सा विश्वविद्यालय अब 3 विदेशी भाषाओं में पीएचडी कराएगा, तो है दोस्तों इलाहाबाद विश्वविद्यालय। अब थोड़ा सा नोट देखेंगे, इलाहाबाद विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अब ये 3 भाषाओं फ्रेंच, रूसी और जर्मन में भी पीएचडी कराई जाएगी। ध्यान रखेंगे, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी 1887 में। आगे चलते हम लोग, क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारा नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश सरकार डॉक्टरों की सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष से बढ़ाकर कितनी करेगी, तो 65 वर्ष करेगी। कितनी? 65 वर्ष। नेक्स्ट है, प्रयागराज के किस गांव को ग्रामीण पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा, तो देवारी गांव है। कौन सा? देवारी गांव है। कहाँ पे पड़ता है? प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। क्वेश्चन में ही डाल दिया गया है। नेक्स्ट है, यूपी सरकार किस शहर में देश का सबसे बड़ा आईटी हब बनाएगी, तो लखनऊ में। कहाँ पे? लखनऊ में। अगला है, भारत के किस राज्य में ट्रैफिक कंट्रोल सेंटर की शुरुआत की गई है, तो उत्तर प्रदेश में की गई है। सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा, बारीकी से सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। इसलिए हम बिल्कुल एग्जाम के समय में कम से कम समय में प्रिपेयर किया हुआ दोस्तों पूरी अपडेटेड एक इसका पीडीएफ लेके आए हैं, जो आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सारा कुछ अपडेट कर दिया गया है दोस्तों, एग्जाम के बिल्कुल दौरान लाया गया है। अगर आप उनको सही नज़र से अच्छी तरह से देख लेते हैं, फिर अपने एग्जाम देने जाते हैं, तो काफ़ी बेनिफिट आप लोगों को वहाँ से मिलेगी। अगला क्वेश्चन क्या है, यूपी सरकार कितने जिलों में साइबर अपराध पुलिस स्टेशन स्थापित करेगी, तो टोटल 57 जिलों में। कितने? 57 जिलों में। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश रोडवेज में पहली महिला बस ड्राइवर कौन बनी है, तो प्रियंका शर्मा है। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना किस राज्य सरकार की योजना है,
तो उत्तर प्रदेश की। किस राज्य की? उत्तर प्रदेश की। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हाल ही की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है? तो हिंडन नदी है। कौन सी? हिंडन नदी। आगे चलते हम लोग। पूरा पीडीएफ दोस्तों आपके जीके जीएस जितने टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपके सिलेबस को पूरी तरह से प्रिपेयर करके वह सामान्य हिंदी के 6 चैप्टर जहां से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, सबको दोस्तों पूरी तरह से अपडेट करके पीडीएफ कम से कम समय में आप लोगों के लिए मोस्ट बेनिफिट है। अगला है दोस्तों, किस राज्य में स्थित, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, किस राज्य में स्थित रानीपुर देश का 53वां टाइगर रिजर्व बना है? तो उत्तर प्रदेश है। सुपर क्वेश्चन है। किस राज्य में स्थित रानीपुर देश का 53वां टाइगर रिजर्व बना है? तो उत्तर प्रदेश में। थोड़ा सा नोट देख लेंगे। रानीपुर टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में स्थित है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, पूछा जा सकता है। अगला है, यूपी के किस जिले में प्रदेश का पहला नागरिक सुविधा केंद्र स्थापित किया जा रहा है? तो कानपुर में। कहाँ पे? कानपुर में। अगला है हमारा, यूपी सरकार ने कितनी फसलों पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू करने का निर्णय लिया है? तो टोटल 18 फसलों पे। सुपर क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार के द्वारा मेरी माटी मेरा देश अभियान शुरू किया गया? तो उत्तर प्रदेश राज्य के सरकार के द्वारा ये किया गया है। ये थे दोस्तों यूपी करंट के क्वेश्चन जिनको हम लोगों ने एक साथ सॉल्व किए हैं। आगे चलते हैं, थोड़ा सा हम लोग पीडीएफ के बारे में बात करेंगे, पुनः नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ध्यान दीजिएगा, केवल हम लोग दोस्तों यहाँ पे यूपीपीएससी आरओ के बारे में ही बात करेंगे। इनके पूरे पाठ्यक्रम को दोस्तों टोटल 25 पीडीएफ के जरिए अच्छी तरह से कंप्लीट किया गया है, एग्जाम के समय में लाया गया है। कम से कम समय में बिना इधर उधर भटके आप लोग अच्छी तरह से दोस्तों यहाँ से अपनी स्टडी को कंठस्थ कर सकते हैं, एक नया आयाम दे सकते हैं। इसकी पेड फीस दोस्तों 100 रुपीज़ रखी गई है। ऊपर आप लोगों का ये व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, जहाँ पे दोस्तों आप लोग मैसेज कर पीडीएफ ले सकते हैं, या पीडीएफ के बारे में डायरेक्टली आप लोग इस पर कॉल करके बात भी कर सकते हैं। इसमें इतना दमखम लगा दिया गया दोस्तों कि अगर अच्छी तरह से आप इनका नॉलेज करते हैं, कम से कम समय में पीटी क्वालिफाई के लिए आप लोगों के लिए पर्याप्त होगा। आगे चलते हम लोग, क्वेश्चन क्या रखा गया है नेक्स्ट दोस्तों, सामान्य विज्ञान से आया हुआ है। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, उनके आंसर देंगे, पुनः सामान्य विज्ञान के सभी प्रश्नों जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, इसमें ऐसे क्वेश्चंस डाले गए हैं जो कि आपके सभी वनडे एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। लेवल इनका इजी टू मॉडरेट है, प्रैक्टिस सेट मानकर भी सॉल्व कर सकते हैं अगर आप प्रिपेयर हो चुके हैं कि हमारे कितने क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। बाद में इसमें दोस्तों और भी मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस डाले जाएंगे। इस तरह से इजी टू मॉडरेट आपके सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन रखा गया है, डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो वातावरण में ध्वनि को नापने के लिए। अब चलिए एक साथ शुरू करते हैं। पहला क्या है, खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? तो कैलोरी में। नेक्स्ट है, विद्युत धारा की इकाई क्या है? तो एम्पियर होता है। नेक्स्ट, प्रकाश वर्ष की किसकी इकाई है? तो ये दूरी की इकाई है। नेक्स्ट देखेंगे, न्यूटन का प्रथम नियम कौन सा है? तो जड़त्व का नियम है। अगला है, यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं तो जी का मान यानी गुरुत्वाकर्षण मान पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो बढ़ता जाता है, यानी कि बढ़ता है। जैसे जैसे हम लोग भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर चलते हैं, गुरुत्वाकर्षण का मान बढ़ता जाता है। अगला है, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो न्यूटन के द्वारा ये किया गया था। आगे चलेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, दूध से मक्खन निकाल लेने पर उसके घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो दूध का घनत्व घटता है। क्या होता है? दूध का घनत्व घटता है। नेक्स्ट है, एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होता है? तो 746 वाट के बराबर। नेक्स्ट है, परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर काम करता है? तो विखंडन की प्रक्रिया पर। नेक्स्ट है, पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है तो यूरेनियम डेटिंग पद्धति से। नेक्स्ट है, रेडियो कार्बन डेटिंग से किसका निर्धारण होता है? तो जीवाश्म की आयु का। दोनों अलग अलग क्वेश्चन है। पृथ्वी की आयु का आकलन क्या आता है? यूरेनियम डेटिंग से। और रेडियो जो कार्बन डेटिंग है दोस्तों, से किसका निर्धारण होता है? तो जीवाश्म की आयु का। अगला देखिएगा, कौन सा पदार्थ नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का काम करता है? तो भारी जल है। अगला, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो छोटी आंत में। नेक्स्ट, पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकता होती है? तो एंजाइम की। अगला है, पित्त किसके द्वारा पैदा किया जाता है? तो यकृत के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं? तो एमिनो अम्ल में बदल जाते हैं। किसमें? एमिनो अम्ल में। आगे चलते हम लोग, अगला क्वेश्चन क्या रखा गया दोस्तों, रक्त में लाल रंग। क्वेश्चन देखिएगा, रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण। नेक्स्ट, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है तो ऑक्सीजन का परिवहन करना। नेक्स्ट, लाल रक्त कणिकाएं यानी कि आरबीसी रेड ब्लड सेल्स कहाँ उत्पन्न होते हैं? अस्थि मज्जा में। अगला, सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत होता है तो 42%। नेक्स्ट,
हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो पोटेशियम है। नेक्स्ट, विटामिन सी का रासायनिक नाम बताना है। स्कॉर्बिक अम्ल होता है। मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। अगला है, दौड़ लगाते समय मनुष्य के रक्तचाप पर क्या प्रभाव पड़ता है? कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। रक्तचाप बढ़ जाता है। जैसे कि सोते समय रक्तचाप पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो रक्तचाप घटता है। अगला, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि है। बहुत ज्यादा मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस नहीं आएंगे दोस्तों, मोटे मोटे क्वेश्चंस आपके यहाँ से पूछे जाएंगे, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हम लोग। क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारा नेक्स्ट, कहाँ से आया हुआ है? क्वेश्चन क्या रखा गया है? भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? तो अनुच्छेद 76 के अंतर्गत। किस अनुच्छेद के अंतर्गत? 76। यानी कि पॉलिटी से हमारा क्वेश्चन आया हुआ है। सबसे पहले हम लोगों ने क्वेश्चन देखे, उनका आंसर दिया। अब इस टॉपिक से जितने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं हम लोग एक साथ कवर करेंगे, ध्यान दीजिएगा आप लोग। चलिए शुरू करते हैं। पहला है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निहित है? तो अनुच्छेद 39 में है। किसमें? 39 में है। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो अनुच्छेद 61 है। कौन सा? 61 है। नेक्स्ट, किस अनुच्छेद में मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो अनुच्छेद 75 है। कौन सा? 75 है। देखिएगा आप लोग। अगला है, जो कि हमारा क्वेश्चन में बन के आया था उससे से मिलता जुलता है, महान्यायवादी की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? तो 76 के अनुसार। ध्यान रखेंगे, सारे सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं। अगला है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 108 है। अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? तो अनुच्छेद 110 है। कौन सा है? 110 है। आगे चलते हम लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है? तो अनुच्छेद 280 है। नेक्स्ट, संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 368 में है। अगला है, वित्तीय आपात की घोषणा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 360 में है। नेक्स्ट, संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा कहाँ से ली गई है? तो ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से ली गई। हम लोग जानते हैं दोस्तों कि भारतीय संविधान के अनुसूची 7 में संघ सूची, राज्य सूची व समवर्ती सूचियों का वर्णन है, यानी शक्तियों के बंटवारे से संबंधित उल्लेख किया गया है, प्रावधान किया गया है। संघ सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार भारतीय संसद को है। राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य के विधानमंडल को है। समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार भारतीय संसद व राज्य विधानमंडल दोनों को है। लेकिन अगर किसी भी विषय पर दोनों के मध्य विवाद उत्पन्न होता है तो भारतीय संसद के द्वारा बनाया गया कानून मान्य होगा। अब क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि संविधान में समवर्ती सूची को किस संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा कहाँ से ली गई है? तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। अब जो विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं, जैसे शिक्षा, ये किस सूची का विषय? समवर्ती सूची का विषय। इसका अर्थ हुआ कि इस पर भारतीय संसद व राज्य विधानमंडल दोनों के द्वारा कानून बनाया जा सकता है। लेकिन अगर किसी भी विषय पर विवाद उत्पन्न होगा तो भारतीय संसद के द्वारा बनाया गया कानून मान्य होगा। एक होता है दोस्तों पुलिस व्यवस्था, बार बार पूछा था, ये किस सूची का विषय है? तो उस राज्य सूची का विषय। जनगणना की सूची का विषय, संघ सूची का विषय, ध्यान रखेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया था? 1953 में। स्टेटिक का हाईलाइटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन है। कौन है? सुकुमार सेन है। अगला देखेंगे, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? तो 1773 में। नेक्स्ट, बलवंत राय मेहता समिति का संबंध बताना है, तो पंचायती राज व्यवस्था से है। और लास्ट क्वेश्चन है पॉलिटी से, किस संविधान संशोधन के द्वारा गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? तो 56वां संशोधन जो कि 1989 में किया गया था। इसमें भी ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन हाईलाइटेड है, बार बार पूछा गया कि किस संविधान संशोधन के द्वारा गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? तो 56वां संशोधन है। आगे चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन कहाँ से है नेक्स्ट दोस्तों? हमारा आर्ट एंड कल्चर से आ चुका है, ध्यान देंगे, फेवरेट टॉपिक है आप लोगों का। क्वेश्चन है, बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? करेक्ट आंसर होगा राजराज प्रथम ने। अब इस टॉपिक से जितने क्वेश्चंस बनते हैं सब हम लोग एक साथ कवर करेंगे, ध्यान दीजिएगा। एक तरफ मंदिर के नाम दिए गए, दूसरी तरफ निर्माणकर्ता के नाम। सबसे पहले पुरी का जगन्नाथ मंदिर, जिसका निर्माण अनंत वर्मन चोडगंग ने करवाया था। नेक्स्ट है कोणार्क का सूर्य मंदिर, जिसका निर्माण नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। अगला है कंदारिया महादेव का मंदिर, जिसका निर्माण धंगदेव चंदेल ने करवाया था। नेक्स्ट है कैलाश मंदिर, जो कि एलोरा में पड़ता है, इसका निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था। एग्जैक्ट लोकेशन भी डाल दिया गया है क्योंकि कभी कभी ऑप्शन में मिल जाते हैं, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है एलिफेंटा के गुहा मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों के द्वारा करवाया गया था।
तट मंदिर महाबलीपुरम का निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय, और कैलाश मंदिर जो कांची में है इसका भी निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा ही करवाया गया था। बृहदेश्वर मंदिर जो हमारा क्वेश्चन था राजराज प्रथम ने करवाया था। मुक्तेश्वर मंदिर मोस्ट इंपॉर्टेंट कांची में है, नंदीवर्मन द्वितीय ने करवाया था, और नंदीवर्मन द्वितीय ने ही बैकुंठ पेरुमल मंदिर का निर्माण भी करवाया था। लास्ट देखेंगे महाबलीपुर के एकास्मक रथ का निर्माण किसने करवाया था, तो ये नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। इतना यहाँ से कवर रखेंगे तो ना ही क्वेश्चन मिस होंगे और ना ही गलत होंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे कहाँ से आ रहा है हमारा क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। क्या है, नागार्जुन किस दरबार के महान कवि थे, तो कनिष्क के, यानी जो महत्वपूर्ण कवि विद्वान थे किस दरबार में रहते थे, किनके संरक्षक में रहते थे, वो क्वेश्चन यहाँ पे उठाया गया है। क्वेश्चन हम लोगों ने देखा, उनके आंसर दिए। अब इस टॉपिक से जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं सबको कवर करेंगे। रिवीजन जरूर कीजिएगा, बेटर होगा अगर एग्जाम के दौरान पीडीएफ लेते हैं तो मैं कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा कष्ट करके आप उनका प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, पंच करवा के अंडरलाइन लगा के स्टडी कर लीजिए दोस्तों। बिल्कुल अपडेटेड है, एग्जाम के दौरान ही इसीलिए लाया गया है कि तुरंत आप पढ़ें और थोड़े ही समय में जाके दोस्तों एग्जाम दें अपने। अगला चलिए शुरू करते हैं। एक तरफ दिया गया कवि विद्वान के नाम, दूसरी तरफ संरक्षक या शासक के नाम। सबसे पहले हरिसेन किनके दरबार में रहते थे, समुद्रगुप्त के। नेक्स्ट है कौटिल्य या चाणक्य या विष्णुगुप्त, तीन नाम है इनके। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते थे, आप लोग पढ़ते चले आए होंगे। कि नंद वंश के अंतिम शासक कौन थे, घनानंद थे, जिनको अपदस्थ करके चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने महामंत्री चाणक्य की सहायता से मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। अश्वघोष अगला है, ये किनके संरक्षक में रहते थे, यानी किनके दरबार में, तो कनिष्क के। और ध्यान देंगे नागार्जुन व चरक ये दोनों भी कनिष्क के दरबार में ही रहते थे। अगला देखेंगे हम लोग क्या है दोस्तों, नेक्स्ट हमारा बाणभट्ट, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किनके दरबार में, हर्षवर्धन के। हर्षचरित इन्होंने लिखी थी, आप लोग जानते होंगे। चंद्रबरदाई पृथ्वीराज रासो, ये भी कॉमन सेंस है कि उन्होंने इनके नाम से रचना भी की है। और कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय यानी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे। इतना यहाँ से कलेक्शन कर लेंगे तो आपका टॉपिक क्लियर हो जाता है 2 से 2.5 मिनट में। आगे चलते हम लोग। अगला क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है दोस्तों, पाक जल संधि किन दो देशों को अलग करती है, तो भारत और श्रीलंका को अलग करती है। सबसे पहले ये समझने का प्रयास कीजिए, पाक से पाकिस्तान नहीं जाने हैं, ध्यान रखने हैं, भारत और श्रीलंका को अलग करती है। ज्योग्राफी यानी भूगोल से हमारा क्वेश्चन आया हुआ है, तो इस टॉपिक के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को हम लोग एक साथ कवर करेंगे, ध्यान देंगे आप लोग। पहला है दोस्तों, किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है, तो बांग्लादेश के साथ। नेक्स्ट है, किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है, तो उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट, भारत का कौन सा राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, त्रिपुरा है। सारे क्वेश्चन ध्यान देंगे। नेक्स्ट, अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो सैडल पीक है। और भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है, तो गुजरात की है। सबसे छोटी किसकी है, गोवा की है। आप लोग जानते हैं गोवा राज्य ही छोटा है तो तटरेखा भी छोटी ही होगी। अगला है, भारत के कितने राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं, तो टोटल 5 राज्य। कौन कौन से, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल एवं सिक्किम। ये नाम डाल दिए गए, इंपॉर्टेंट है इसलिए डाला गया है, इनको याद रखिएगा। क्वेश्चन पलट दिया जाए, भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल के साथ नहीं लगती है, नहीं साझा करती, तो अब आप क्या करेंगे, अगर यहाँ पे आप लोग दोस्तों इन स्टेट के नाम याद नहीं रखते तो इसलिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला है, केरल के तट को किस नाम से जाना जाता है, तो मालाबार तट। नेक्स्ट देखिएगा, कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है, दमन से गोवा तक। इंपॉर्टेंट नोट देख लीजिएगा। कोंकण तट भारत के पश्चिमी तट का पर्वतीय अनुभाग है। कोंकण में महाराष्ट्र और गोवा के तटीय जिले आते हैं। कोंकण तट की सीमा दमन से गोवा तक विस्तृत है। आगे चलते हैं, सबरीमाला भारत के किस राज्य में स्थित है, केरल में। हाईलाइटेड क्वेश्चन है। लोकटक झील भारत के किस राज्य में स्थित है, मणिपुर में। और कार्डमम पहाड़ी कहाँ पर अवस्थित है, तो ये केरल में। तीनों ध्यान देंगे आप लोग। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कहाँ से है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन रखा गया, हिमालय पर्वत श्रृंखला किस प्रकार की पर्वत श्रेणी में आता है, तो वलित पर्वत यानी मोड़दार पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत आता है। नवीन मोड़दार वलित पर्वत भी कह सकते हैं। अगला है, पश्चिमी एवं पूर्वी घाटों का मिलन कहाँ पर होता है, तो नीलगिरी की पहाड़ियों में होता है। नेक्स्ट, कर्नाटक स्थित जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, कावेरी नदी पर। अगला देखिएगा, नंदा देवी चोटी किस राज्य में स्थित है, उत्तराखंड में। लोनार झील कहाँ पर स्थित है, महाराष्ट्र में। और भागीरथी वालकनंदा के सिंगम पर स्थित नगर है, तो देवप्रयाग है। ध्यान रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कहाँ से रखा गया दोस्तों, हिंदी से आया हुआ है, विपरीतार्थक शब्द से क्वेश्चन रखा गया है। प्रोत्साहित का सही विलोम शब्द होगा तो हतोत्साहित होगा। अब सबसे पहली बात मेरी ध्यान रखिएगा, हिंदी के क्वेश्चंस आप जब सॉल्व करें खासकर एग्जाम में दोस्तों, तो आप लोग समय का तो प्रेशर रहता ही है, लेकिन वर्तनी यानी स्पेलिंग मिस्टेक पर पूरी तरह से फोकस रखें। चारों ऑप्शन अच्छे से चेक करें। हिंदी के जब क्वेश्चंस देखें या किसी के भी, लास्ट में सत्य बताने, सही बताने, गलत बताने, ये शब्द बिल्कुल भी हाईलाइटेड नहीं होता।
तो प्रश्नों को पूरा पढ़ने का प्रयास करें और हिंदी के प्रश्नों में चारों ऑप्शन पूरी तरह से फोकस करें। खासकर स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होने चाहिए, क्योंकि इससे ज़्यादा क्वेश्चन हमारे हिंदी के एग्जाम में गलत हो जाते हैं। तो इन पर पूरी तरह से फोकस रखने का प्रयास करें। अब चलिएगा, एक तरफ दिया गया है शब्द फिर विलोम शब्द फिर शब्द फिर विलोम शब्द। पहला क्या है, मृदुल है, इसका विलोम कठोर होगा। अब इसको पलट के ध्यान दीजिएगा, कठोर का विलोम पूछा जाए तो मृदुल होगा। दोनों तरफ से ध्यान रखेंगे, इसीलिए रिवीजन या फिर पीडीएफ दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है। फिर क्या है, मेधावी का विलोम पूछेंगे, मूर्ख होगा। अब मूर्ख को पलट दिया जाए, मेधावी होगा। चलिए एक साथ शुरू करेंगे। अब महायोगी का महाभोगी होगा। मनसा का क्या होगा, कर्मणा होगा। आगे चलते हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे। क्या है दोस्तों, महत्वपूर्ण है। क्या है, महत्वपूर्ण है, इसका विलोम क्या होगा, गौड़ होगा। मधुर का विलोम कटु होगा। मित्र का शत्रु होगा, सभी लोग जानते हैं। मलिन का निर्मल होगा। पश्च भोगी का क्या होगा, योगी होगा। भेद का अभेद होगा। पश्चगामी का अग्रगामी होगा। प्रयोग का अप्रयोग होगा। उत्तरायण का दक्षिणायन होगा। उदयाचल का अस्ताचल होगा। क्या होगा, अस्ताचल होगा। अगला पॉइंट क्या है दोस्तों, पूर्वकालीन, इसका क्या होगा, उत्तरकालीन होगा। पक्षपात का निष्पक्ष होगा। अग्नि का जल होगा। अवज्ञा का आज्ञा पालन होगा। आविर्भाव का तिरोभाव होगा। आवाहन का विसर्जन होगा। यथार्थ का कल्पित होगा। उन्मूलन का रोपण होगा। आदान का प्रदान होगा। अमावस्या का पूर्णिमा होगा। अधोलिखित का उपरिलिखित होगा। अभिसरण का अपसरण होगा। क्या होगा, अपसरण होगा। नेक्स्ट पॉइंट पे क्या है दोस्तों, अतिवृष्टि हाईलाइटेड, आप लोग जानते हैं, इसका अनावृष्टि होगा। शोषक का पोषक होगा। क्षमा का दंड होगा। क्षणिक का शाश्वत होगा। हताश का आशावान होगा। सहमत का असहमत होगा। शिखर का तल होगा। शक्तिमान का शक्तिहीन होगा। शासक का शासित होगा। शारीरिक का मानसिक होगा। तो ये थे दोस्तों इस सीरीज के टॉप एमसीक्यूज के प्रश्न, जिनको यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़े चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।